नमस्ते। क्या कभी सोचा है कि जो नंबर हम रोज देखते हैं, जैसे कि क्रिकेट का स्कोर हो या एग्जाम्स के मार्क्स, उनमें भी एक कहानी छिपी होती है। आज हम ना सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स के जरिए इन्हीं कहानियों को पढ़ना और समझना सीखेंगे। क्योंकि देखिए, सांख्यिकी सिर्फ मैथ नहीं है, ये तो एक तरह की जासूसी है ना? जहां हम नंबर्स के सुरागों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर सामने लाते हैं। तो फिर चलिए इस जासूसी के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले सांख्यिकी का एक इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर आंकड़ों को समझेंगे, मतलब डेटा, उसे ऑर्गेनाइज करना सीखेंगे, ग्राफ में कैसे दिखाते हैं वो देखेंगे, और हाँ, आखिर में एग्जाम के लिए कुछ बहुत जरूरी टिप्स पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, सांख्यिकी। ये एक ऐसा कमाल का टूल है जो जानकारी के ढेर को एकदम साफ, सरल और समझने लायक बना देता है। तो सवाल ये है कि सांख्यिकी काम कैसे करती है? देखिए, इसके 4 मेन पिलर्स हैं, 4 कदम हैं। सबसे पहले हम जानकारी यानी आंकड़े इकट्ठा करते हैं, फिर उन्हें उनके मतलब के हिसाब से अलग-अलग ग्रुप्स में बांटते हैं, सिर्फ क्लासिफाई करते हैं। इसके बाद उसे टेबल या ग्राफ में अच्छे से दिखाते हैं, और आखिर में उसका एनालिसिस करके, मतलब विश्लेषण करके, कोई नतीजा निकालते हैं। और यकीन मानिए, सांख्यिकी हर जगह है। सोचिए जरा, स्कूल में बच्चों की परफॉर्मेंस को ट्रैक करने से लेकर बिजनेस में सेल्स के पैटर्न समझने तक, अरे क्रिकेट में प्लेयर्स के एवरेज से लेकर देश की जनगणना तक, ये सचमुच हमारे चारों ओर है। तो भाई, ये सारी कहानियां शुरू कहाँ से होती हैं? इन सब की शुरुआत होती है आंकड़ों से, यानी डेटा से। यही तो है हमारी कहानी का रॉ मटेरियल। तो ये आंकड़े, ये डेटा आखिर है क्या चीज? बहुत सिंपल है। ये किसी भी टॉपिक से जुड़े न्यूमेरिकल फैक्ट्स होते हैं, जैसे क्लास में स्टूडेंट्स को कितने नंबर मिले, शहर में कितने लोग रहते हैं, या फिर पिछले हफ्ते टेम्परेचर कितना था। ये सब क्या है? ये सब आंकड़े हैं। अच्छा, अब इन आंकड़ों को इकट्ठा करने के भी 2 तरीके हैं। पहला, प्राइमरी डेटा। सोचिए आप खुद जासूस बनकर जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे अपनी क्लास के दोस्तों से पूछा कि उनका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। ये आपने खुद किया, तो ये हुआ प्राइमरी डेटा। दूसरा है सेकेंडरी डेटा। इसमें आप किसी और की रिपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सरकार की जनगणना रिपोर्ट। वो डेटा पहले से मौजूद है, आपने बस उसे यूज किया। ठीक है, तो अब हमारे पास डेटा तो आ गया, लेकिन ये अक्सर ना बिखरा हुआ होता है, एक मेस की तरह। तो हमारा अगला स्टेप क्या है? हमारा अगला स्टेप है इस उलझन को, इस मेस को एक साफ सुथरे मीनिंगफुल मैसेज में बदलना। और यहीं पे काम आता है वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन। ये बेसिकली डेटा को उनकी समानता के आधार पर अलग-अलग ग्रुप्स में बांटने का प्रोसेस है। और ऐसा करते क्यों हैं? क्योंकि इससे बहुत सारी जानकारी भी सिंपल हो जाती है और उनकी आपस में तुलना करना भी आसान हो जाता है। अब जब हम ये ग्रुप्स बनाते हैं ना, तो एक और ज़रूरी चीज़ सामने आती है, और वो है आवृत्ति, यानी फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब बहुत ही आसान है, बस ये कि किसी एक ग्रुप में कोई चीज़ कितनी बार आई है, दैट्स इट, उसकी गिनती। जैसे मान लीजिए कि 8 स्टूडेंट्स को 40 से 50 के बीच मार्क्स मिले हैं, तो उस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी क्या हुई? 8। सिंपल है ना, आसान? और जब हम इन सभी ग्रुप्स और उनकी फ्रीक्वेंसी को एक टेबल में एक साथ रख देते हैं, तो हमें मिलती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब देखिए, ये है जादू। जो मार्क्स पहले बिखरे हुए थे, अब वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से हमारे सामने हैं। अब हम बस एक नज़र में बता सकते हैं कि ज्यादातर स्टूडेंट्स को किस रेंज में मार्क्स मिले हैं। नंबर्स और टेबल्स अपनी जगह ठीक हैं, पर कहते हैं ना, अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। एक तस्वीर कहानी को कहीं ज्यादा तेजी से और असरदार तरीके से बताती है। तो हमारा चौथा सेक्शन इसी बारे में है, आंकड़ों को ग्राफ के जरिए दिखाना, ताकि पूरी कहानी बस एक नज़र में समझ आ जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं स्तंभ आलेख यानी बार ग्राफ की। इसको पहचानना बहुत आसान है। इसमें अलग अलग रेक्टेंगुलर बार्स होते हैं। बस 2 बातें याद रखनी है। एक, हर बार की चौड़ाई एक जैसी होती है, और दूसरा, उनके बीच में बराबर का गैप होता है। इसके बाद आता है आयत चित्र यानी हिस्टोग्राम। अब ये दिखता तो बार ग्राफ जैसा ही है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा फर्क है। क्या? यहाँ बार्स के बीच में कोई गैप नहीं होता, वो एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हिस्टोग्राम कंटीन्यूअस डेटा के लिए यूज होता है, जैसे किसी की हाइट या वेट।
जहां वैल्यूज एक रेंज में होती हैं। तो सबसे जरूरी बात क्या याद रखनी है? बार ग्राफ में होता है गैप, जो अलग अलग कैटेगरीज के लिए बढ़िया है। हिस्टोग्राम में कोई गैप नहीं होता, जो कंटिन्यूअस रेंज दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। बस यही सबसे बड़ा विजुअल फर्क है दोनों में। अच्छा, एक और मजेदार चीज है, अगर हम एक हिस्टोग्राम के हर बार के टॉप के मिड पॉइंट को एक लाइन से जोड़ दें तो जो शेप बनता है उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। और ये बहुत काम का है। क्यों? मान लीजिए आपको अपनी क्लास के साइंस के मार्क्स को मैथ्स के मार्क्स से कंपेयर करना है, तो आप एक ही ग्राफ पर दोनों के लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना सकते हैं और एक झटके में देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस बेहतर रही है। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स की। ये टिप्स न सिर्फ आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलाएंगे, बल्कि आपको डेटा को बेहतर ढंग से समझने में भी मदद करेंगे। एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं तो इन बातों का खास ध्यान रखना है। नंबर 1, अपनी टेबल हमेशा साफ सुथरी बनाएं। नंबर 2, ग्राफ के लिए सही स्केल चुनें। ये बहुत जरूरी है क्योंकि गलत स्केल पूरी कहानी ही बदल सकता है। नंबर 3, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लेबल करना कभी ना भूलें, मतलब उन पर क्या दिखाया जा रहा है ये जरूर लिखें। और आखिरी, ग्राफ पर सभी पॉइंट्स को एकदम साफ साफ दिखाएं। यकीन मानिए, ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा फर्क डाल सकती हैं। तो आखिर में सवाल आता है कि ये सब इतना जरूरी क्यों है? जैसा कि कार्ली फ्योरिना ने कहा था, असली मकसद सिर्फ डेटा इकट्ठा करना नहीं है। असली मकसद है उस डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलना और फिर उस इन्फॉर्मेशन से एक गहरी समझ, एक इंसाइट हासिल करना। और बस यही सांख्यिकी की असली ताकत है। तो अब जब ये सारे टूल्स आपके पास हैं, तो अगली बार जब भी कोई रिपोर्ट, क्रिकेट स्कोर या इलेक्शन के नतीजे देखें, तो एक पल के लिए रुक कर सोचिएगा कि इन नंबरों के पीछे आखिर क्या कहानी छिपी है। एक ऐसी कहानी जिसे अब आप खुद पढ़ सकते हैं।